फ्रेंड्स एंड फेलोज, वेलकम टू माय वर्ल्ड। आज क्राइम पेट्रोल के जिस एपिसोड को मैं डिस्कस करने जा रही हूँ वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। इसकी स्टोरी तो बहुत अच्छी है लेकिन इसकी एग्जीक्यूशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, जिसकी वजह से इसको समझना थोड़ा मुश्किल हुआ। आप लोगों को भी थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हुई। हालांकि बहुत अच्छी एग्जीक्यूशन है और बेसिकली क्राइम पेट्रोल की टीम ने इसको वैरायटी ऑफ एग्जीक्यूशन को रिप्रेजेंट करने के लिए इसे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वे में एग्जीक्यूट किया है। लेकिन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया और स्टोरी की रियली समझ नहीं आ रही थी। काफ़ी मेस्ड अप स्टोरी थी और मुझे भी 2 से 3 बार इस एपिसोड को देखना पड़ा अंडरस्टैंड करने के लिए कि एग्जैक्टली स्टोरी है क्या। तो ज़्यादा बातें नहीं करते, जल्दी से स्टोरी की तरफ आते हैं। स्टोरी स्टार्ट होती है नासिर खान की नरेशन से। जी हाँ, नासिर खान जो कि क्राइम पेट्रोल में बहुत ही ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। जैसे मुझे संजीव त्यागी के एपिसोड्स बहुत पसंद हैं और नासिर खान के भी। वैसे तो मुझे सभी पसंद हैं लेकिन नासिर खान की भी बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है क्राइम पेट्रोल में। तो इनकी नरेशन से ये स्टोरी स्टार्ट होती है। इस स्टोरी में सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ ये हुई कि 23 साल पहले की स्टोरी को और आज की स्टोरी को एक साथ दिखाना शुरू कर दिया गया। यानी कि 23 साल पहले का जो सीन था उसको दिखाया और उसके बाद साथ ही प्रेजेंट डे को रिप्रेजेंट किया, जिसकी वजह से स्टोरी इतनी मेस्ड अप हो गई कि समझ नहीं आई कि कौन सा करेक्टर कहाँ है। दूसरा, इस स्टोरी में बहुत ज़्यादा करेक्टर्स हैं। हालांकि स्टोरी लाइन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और अच्छी स्टोरी है, रियल इवेंट्स पे बेस्ड है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड बहुत ज़्यादा हो गई। तो स्टोरी स्टार्ट होती है बेसिकली एक बच्ची से जिसका नाम होता है आशा, जो एक 11 साल की मासूम बच्ची है। मुंबई में भटक रही होती है। वो अकेली पटना से यहाँ पे आई होती है और वो अपनी किसी मौसी का इंतज़ार कर रही होती है जो उसको लेने आएगी, ऐसा उसकी सुतीली माँ ने उसे कहा होता है। मैं आपको स्टोरी अच्छे से समझा रही हूँ ताकि आपको आगे जाके प्रॉब्लम ना हो समझने में। आशा की मदर की डेथ हो चुकी हुई होती है और उसकी स्टेप मदर जो होती है उसे जान छुड़वाने के लिए उसको बेवकूफ़ बना के कहती है कि तुम्हारे फादर खुश नहीं है तो थोड़ी दिन के लिए अगर मुंबई चली जाओगी तो ही गेट हैप्पी, तो वहाँ पे तुम्हें तुम्हारी मौसी जो है वो पिक कर लेगी और उसको वो इस तरह से बहला फुसला के मुंबई भेज देती है। अब वो अकेली वहाँ पे भटक रही है, ज़ाहिर बात है कोई मौसी है नहीं जो उसको लेने आएगी। तो वहाँ पे एक फूल बेचने वाली औरत खड़ी होती है। वो उससे पूछती है कि कहाँ से आई हो। वो उसको बताती है कि मैं पटना से आई हूँ और मैं अकेली आई हूँ। तो वो उसको ज़रा तरस आता है उस पर। तो शाम का टाइम हो जाता है, रात का टाइम होना शुरू हो जाता है, तो उसको तरस आता है। वो सोचती है कि मैं इसको अपने घर ले जाती हूँ। वो उस बच्ची को अपने घर ले जाती है लेकिन वहाँ पे उसका हस्बैंड शराबी होता है जो वो अचानक से आ जाता है। वो एक तो बच्ची को बुरी नज़र से देखता है और थोड़ा सा उसको वो शायद फिज़िकली अब्यूज़ करने की कोशिश करता है और उसके सर पे बच्ची के चोट भी लग जाती है। तो वो औरत उसको कहती है कि आई एम सॉरी, मैं तुम्हें घर ले आई, तुम वापस चले जाओ, यहाँ पे तुम सिक्योर नहीं हो। वो उसको यानी उस रात के टाइम में ही बाहर निकाल देती है। रास्ते में उसकी मुलाकात होती है एक पुलिस वाले कांस्टेबल से। ये सारी स्टोरी दरअसल इस कांस्टेबल के इर्द गिर्द ही घूमती है जो कि बहुत ही नेगेटिव रोल प्ले करता है। ये इस बच्ची को बहला फुसलाकर एक कोठे वाली के पास ले जाता है और वो इसको एक पिंजरे में बंद कर देती है। जाने से पहले ये उस कोठे वाली से कहता है कि ये बच्ची जो है सबसे पहले मैं इस्तेमाल करूँगा और इसको तैयार करके शहज़ादी बना के मेरे पास भेज रहा है। और फिर इसी तरह से होता भी है। वो इस बच्ची को तैयार करके और ये ख़ुद भी एक प्रिंस के गेटअप में बैठा होता है और ये बच्ची के साथ ज़्यादती करता है और ये भी कहता है कि मैं जब भी बुलवाऊँ इसे तो ये मेरे पास भेजी जाए, और वो इस बच्ची से धंधा करवाना शुरू कर देते हैं। इस कहानी में पुलिस की एंट्री होती है 19 साल के बाद, यानी कि प्रेजेंट डे में। होता ये है कि एक बच्ची जो कि बहुत ही बुरे तरीके से इंजर्ड होती है, उसको कोई हॉस्पिटल में छोड़ के चला जाता है। हॉस्पिटल वाले पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। बच्ची की उम्र लगभग 11 साल होती है। बच्ची को पहले वो समझते हैं कि शायद पैरालाइज्ड है, लेकिन जब डॉक्टर अच्छे तरीके से मुआयना करते हैं तो देखते हैं कि उसको ब्रूटली बहुत बुरे तरीके से मारा गया होता है। उसकी दोनों रिस्ट्स को तोड़ दिया गया होता है और उसकी दोनों नी कैप्स भी जो हैं वो बुरे तरीके से तोड़ दिए गए होते हैं। अब जब पुलिस आती है तो वो कहते हैं कि देखें सीसीटीवी फुटेज पे कि इसको छोड़ के यहाँ पे कौन गया है। तो देखते हैं कि एक छोटा बच्चा ही जो तकरीबन 12-13 साल का होगा, वो छोटा लड़का एक व्हील चेयर के ऊपर बच्ची को यहाँ पे छोड़ के भाग जाता है। अब पुलिस इस बच्चे को ट्रेस करने पे आती है कि बच्चा कौन है जो इस बच्ची को छोड़ के गया है। बच्ची बेहोश होती है और बहुत ही बुरी कंडीशन में होती है। दूसरी तरफ हर जानिब पुलिस बच्ची की फ़ोटोज़ सर्कुलेट करती है ताकि बच्ची को कोई शनाख्त कर सके, लेकिन
अनफॉर्चुनेटली कोई शिनाख्त मिलती नहीं उसकी। तो वो सोचते हैं कि इसको किस तरह से ढूँढने की कोशिश करें। तो बच्ची के कपड़ों के ऊपर जो ब्रांड का नाम लिखा होता है, उससे वो सोचते हैं कि हम इसको ट्रेस करने की कोशिश करते हैं। करते-करते उनको पता चलता है कि फ्लावर शॉप से इस कपड़े को इस ड्रेस को किसी औरत ने, विभा नाम की औरत ने खरीदा था। तो इस तरह से इस केस में एक और कैरेक्टर यानी कि विभा की एंट्री होती है। सीसीटीवी फुटेज में विभा को पुलिस वाले शॉपिंग करते हुए देखते हैं और अब विभा की भी इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दी जाती है। उसको ढूंढना शुरू कर दिया जाता है कि वो कौन है। इन्वेस्टिगेशन करते करते पुलिस को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लू मिलता है उस बच्चे के मतलब, जो बच्ची को हॉस्पिटल छोड़ के गया होता है। वो क्लू ये होता है कि उस बच्चे को कुछ टाइम पहले, कुछ दिन पहले चोरी के इल्ज़ाम में पकड़ा गया होता है। वो किसी आदमी का पर्स छीन के भाग रहा होता है। उसको पकड़ लिया जाता है और उसको एक औरत विभा नाम की छुड़वा के लेके जाती है और वो पुलिस इंस्पेक्टर को कहती है कि दरअसल मेरे बेटे को, ये मेरा बेटा है और इसको चोरी करने की बीमारी है, तो काइंडली इसको आप छोड़ दें। तो वो देख के कि छोटा बच्चा है, छोड़ देता है। पारगवाड़ी पुलिस स्टेशन से इंफॉर्मेशन आती है कि वो बच्चा जिसको पुलिस ढूंढ रही है, जो बच्ची को हॉस्पिटल में छोड़ के गया होता है ज़ख्मी हालत में, उसका मर्डर हो गया है और मज़ीद कोई मालूमात नहीं मिल पाती कि उसका मर्डर किसने किया है। मतलब ब्लाइंड मर्डर होता है। जब विभा के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन हासिल की जाती है तो पता चलता है अम्बे नगर की पुलिस से कि विभा ने 5 दिन पहले ही सुसाइड कर ली है। जब पुलिस जाके उसके हस्बैंड से मिलती है तो उसका हस्बैंड कहता है कि मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आई कि विभा ने क्यों सुसाइड की, क्योंकि एक दिन पहले हमने अपनी वेडिंग एनिवर्सरी को अच्छे से सेलिब्रेट किया था। पुलिस पूछती है कि आपके बच्चे किधर हैं, तो वो कहते हैं हमारे तो कोई बच्चे ही नहीं है। पुलिस उसे बताती है कि आपकी बीवी ने कुछ दिन पहले एक 14 साल के और एक 10 साल की बच्ची के लिए कपड़े ख़रीदे हैं फ्लावर स्टोर से, लेकिन इसके बारे में उसका खाविंद मुकम्मल नाइल्मी का इजहार करता है। पुलिस दोनों बच्चों की तस्वीरें विभा के हस्बैंड को दिखाती है, लेकिन वो उनको पहचानने से इनकार कर देता है। इंस्पेक्टर अम्बेनगर पुलिस स्टेशन में, जहाँ पे विभा के सुसाइड केस को डील किया जा रहा होता है, वहाँ पे जाता है और उनसे कहता है कि आप विभा के केस को दोबारा रीओपन करें, क्योंकि ये सुसाइड से कुछ ज़्यादा मुझे लगता है और सारी इन्फॉर्मेशन मुझे दें। इंस्पेक्टर कांस्टेबल संभय को कहता है कि विभा के मुतालिक जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उस केस से मुतालिक और लैपटॉप वगैरह, वो सारा सबको दे दें। दूसरी तरफ आशा पटना में पहुंच जाती है, जो कि अब जवान हो चुकी है और तकरीबन नीम पागल, थोड़ी सी साइको सी हुई हुई है। वो अपने घर में चुपके से घुसती है और अपनी माँ को बांध के, यानी स्टेप मदर को बांध देती है और अपने फादर को भी बांध देती है और उनको बताने की कोशिश करती है कि मैं आप लोगों की बेटी हूँ, जिसे 19 साल पहले इस तरह से मेरी स्टेप मदर ने ही बेवकूफ़ बना के यहाँ से निकाला। वो यकीन नहीं करते उसकी बात पे, लेकिन वो बज़िद होती है और उनको ज़दोकोब भी कर रही होती है कि मैं ही आशा। अब थोड़ा सा आते हैं आशा की स्टोरी की तरफ। आशा से धंधा करवाया जाता है और इसके अलावा वो कांस्टेबल भी उसको गाहे बगाहे बुलाता रहता है और इस्तेमाल करता रहता है। आशा इस सारे गद्दे माहौल से तंग आ जाती है और तकरीबन 11 साल पहले भाग जाती है। भाग के वो एक अच्छी ज़िंदगी का स्टार्ट करने की कोशिश करती है। वो एक फैक्ट्री में सिलाई का काम भी करना शुरू हो जाती है। वहाँ पे उसको एक लड़का मिलता है जो उससे मोहब्बत का इजहार करता है। आशा उसके साथ है, उसके घर रहना शुरू कर देती है, लेकिन जब वो प्रेग्नेंट होती है तो वो उसको निकाल देता है। वो सोचती है कि वो अपना अबॉर्शन करवा के दोबारा से धंधे का काम करना शुरू कर देगी, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाती। वो अपनी बच्ची को जन्म देती है और इसके बाद उसको पालती पोसती भी है, उसका ख्याल भी रखती है और 11 साल तक उसको बड़ा भी करती है। इसी तरह ज़िंदगी चल रही होती है कि एक दिन सेक्स वर्कर्स के ऊपर पुलिस की रेड होती है। उसमें आशा भी पकड़ी जाती है। आशा को उस वक़्त एक बार फिर से उसी कांस्टेबल का सामना करना पड़ता है। वो उसको देख लेता है और दोबारा से उसको उस पुलिस केस में से तो वो निकाल लेता है, लेकिन दोबारा से उस तक रसाई कर लेता है और उसको जाके दोबारा परेशान करना शुरू कर देता है। जब आशा उससे नफ़रत का इज़हार करती है और उसको कहती है कि दफ़ा हो जाओ, तो वो उसकी बेटी को एक दिन उठा के ले जाता है। दूसरी तरफ खोज लगाते लगाते पुलिस विभा के बॉयफ्रेंड तक पहुंच जाती है। वो विभा के बॉयफ्रेंड से बात करते हैं, उसको बच्चे दिखाते हैं कि क्या तुम इन बच्चों को जानते हो। वो कहता है मैं इन बच्चों को नहीं जानता। वो ये बात तस्लीम करता है कि उसका विभा के साथ अफेयर था और वो एक होटल में मिलने जाया करते थे और वहाँ पे उनकी कोई वीडियो बनती है और उस पर कोई विभा को ब्लैकमेल कर रहा होता है। उसके लिए वो उसको पैसे दे देता है 5 लाख रुपया, एंड दैट्स इट। वो कहते हैं कि शायद हो सकता है कि विभा खुद ही तुम्हें ब्लैकमेल कर रही हो, लेकिन वो कहता है कि नहीं, विभा मुझे ब्लैकमेल नहीं कर रही थी, ये कोई और ही था।
इसी दौरान डॉक्टर पुलिस को इन्फॉर्म करता है कि बच्ची को होश आ गया है। इंस्पेक्टर आदिल खान बच्ची के साथ जाके बातचीत करता है। वो बच्ची से उसका नाम पूछता है। बच्ची अपना नाम पिंकी बताती है। वो ज़्यादा बातचीत करने की हालत में नहीं होती। इंस्पेक्टर जब बच्चे की तस्वीर जो उसको वहाँ पे छोड़ के गया होता है उसको दिखाता है तो वो कहती है कि ये मेरा भाई है, और जब विभा की तस्वीर उसको दिखाई जाती है तो वो कहती है ये मेरी मम्मा है, जिस पे आदिल खान बहुत ही हैरान हो जाता है। इन द मीन टाइम लेडी पुलिस ऑफिसर एक क्लू निकाल कर लेके आती है। वो होटल जहाँ पे विभा और उसका बॉयफ्रेंड मिलते होते हैं उसकी रिसेप्शनिस्ट का एक क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है। 2 साल पहले वो एक लोकल ट्रेन में चेन स्नैचिंग में पकड़ी गई होती है, और यहीं से केस सॉल्व होना स्टार्ट होता है। जब उस रिसेप्शनिस्ट को इन्वेस्टिगेट किया जाता है, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन रिसेप्शनिस्ट बताती है कि उसे ये सब कुछ कांस्टेबल साबरे करवा रहा होता है। अब इंस्पेक्टर आदिल और पूरी टीम जो है वो कांस्टेबल साबरे को ढूंढने की तरफ लगती है। तो इंस्पेक्टर आदिल के दिमाग में क्लिक करता है कि जब वो विभा के सुसाइड केस के सिलसिले में उस पुलिस स्टेशन में गया था तो वहाँ पे इस कांस्टेबल का नाम पुकारा गया था। वो उसी पुलिस स्टेशन में जाता है और जब कांस्टेबल के बारे में पूछता है तो वो बताते हैं कि वो खुद बहुत परेशान है क्योंकि 1-2 दिन से उसका कोई पता अता नहीं है। और इसी दौरान में एक फ़ोन कॉल आती है और उनको पता चलता है कि उसका भी मर्डर हो चुका है। तो यूँ केस सिमटने लगता है। कांस्टेबल को आशा ने कत्ल किया होता है। जब आशा को अरेस्ट किया जाता है तो वो बताती है जो भी उसके साथ कांस्टेबल ने मज़ालिम ढाए, और इसके अलावा ये कि पिंकी दरअसल उसकी बेटी होती है। तो अब वो जेल में चली जाती है। पिंकी की कफ़ालत अब उसके नाना करेंगे, और कांस्टेबल के बारे में ये भी पता चलता है कि वो किस तरह से बच्चों से चोरियां करवाते थे और डिफरेंट किस्म के क्राइम्स करवाते थे और सेक्स रैकेट को भी लेके चलते थे। बेसिकली स्टोरी लाइन तो इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैंने आपको बहुत आसान अल्फाज में समझाया है, लेकिन जिस तरह से ये ड्रामा बना है सीरियसली इसको समझने में बहुत ही मुझे मुश्किल पेश आई, और जिसने भी इसी वजह से शायद इसकी जो व्यूअरशिप है वो कंपैरेटिवली बाकी एपिसोड्स के कुछ कम है। आपको मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दूंगी, ज़रूर देखिएगा और मुझे बताइएगा कि क्या आपका भी यही ख्याल है कि एग्जीक्यूशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थी, या आप मेरी राय से इख्तलाफ करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए।